అక్బరుద్దీన్ గారు. मोहतरम स्पीकर साहब, प्लीज साइलेंस. माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर आज प्लीज जो मुबाहिस हो रहे हैं, प्लीज इस साइलेंस. मुबाहिस में मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही तफसील से अक़लियतों के मसाइल, बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल और किस तरीके से हुकूमत इन मसाइल को हल करने में संजीदगी के साथ गौर कर रही है और अमल कर रही है, इस ताल्लुक से सारी तफसीलात को मुहैया किया. और मैं ये भी कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब ने हर मर्तबा जब भी अक़लियतों के और मुसलमानों के जो भी अहम मसाइल को हमने उनकी तवज्जो उस पर मरकूज करवाई, तो उन्होंने उन मसाइल को न सिर्फ संजीदगी के साथ सुना बल्कि उन मसाइल को हल करने का तयक़ुन भी दिया और कई मसाइल को हल भी किया. लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में कई बातें रखी. उन्होंने ये भी कहा कि one can understand from the budget allocation since past 20 years as to how much injustice is done to the minorities in the united regime. The budget allocation for the minorities in the year 1994-95 was mere 1 crore and 20 lakhs. जब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा तो मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आंध्र प्रदेश की असेंबली में 50 साल नहीं बल्कि 55 साल नुमाइंदगी करती आई है. और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जरूर सही है ये कि 94 और 95 में 1 करोड़ का बजट था, लेकिन चंद हकायक में माजी के आपके सामने लाना चाहूंगा और उन हकायक को आपके सामने लाते हुए ये जरूर कहूंगा कि वक्फ बोर्ड और दायरतुल मारिफ उस्मानिया जो है दायरतुल मारिफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वो निजाम के दौर से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम कर रही थी. लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी का नतीजा है कि आज मैं कहूंगा कि उर्दू एकेडमी को मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद से कायम करवाया जब जलगांव वेंगल राव साहब चीफ मिनिस्टर थे. माइनॉरिटी कमीशन और सेटविन को भी मजलिस ने अपने मुतालबे पे कायम करवाया जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चन्ना रेड्डी साहब थे. मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम भी मजलिस ने करवाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अंजया साहब थे. और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम भी मजलिस की नुमाइंदगी पर हुआ जबकि चीफ मिनिस्टर नादनला भास्कर राव साहब थे. सीई डीएम एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट में कायम करवाया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी साहब थे. माइनॉरिटी वेलफेयर कमिश्नरेट, स्टेट हज कमेटी, वक्फ सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ, लेजिस्लेचर कमेटी ऑन माइनॉरिटी वेलफेयर को भी मजलिस ने कायम करवाया जबकि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू साहब थे. हज हाउस भी तामीर करवाया. इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जो पैसा आया था, जो हिंदुजा को पावर प्लांट के लिए जमीन दी गई, उन पैसों के एवज में हमारे ही मुतालबे पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हज हाउस तामीर हुआ. उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब थे. और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं
کہ جب راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے، مجلس اتحاد المسلمین کی ہی جدوجہد اور مطالبے کا نتیجہ تھا اس ایوان اسمبلی میں ہم نے احتجاج کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو ریاست آندھرا پردیش میں حاصل ہوا، جو ریاست تلنگانہ بننے کے بعد بھی آج بھی 4% تحفظات جاری ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مائنورٹیز کے بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ 94 اور 95 میں ضرور 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ابھی میرے قابل دوست جیون ریڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ موذن اور اماموں کے تنخواہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہی مطالبہ تھا کہ موذن اور اماموں کو پیسہ دیا جائے، اور اس کے بعد میں ہماری ایک پالیسی اور پروگرام یہ رہتا ہے کہ ایک اسکیم کا آغاز پہلے کر دیا جائے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، لیکن اسکیم کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور آج ہو جائے گا تو مجلس اپنی جدوجہد کے ذریعے اس 1 روپیے کو 1 لاکھ تک پہنچائے گی۔ ہم یہ سوچ کر کام کرتے ہیں، اور یہی ہوا کہ 94 اور 95 میں 1 کروڑ بجٹ تھا، لیکن 2014 میں آندھرا پردیش جب تھا، 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش کا آخری بجٹ جب پیش ہوا تو اس وقت اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا بجٹ میں یاد دلانا چاہوں گا کانگریس کو کہ وہ 1000 کروڑ روپیہ تھا۔ تو آپ بتائیے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے 1000 کروڑ تک لانے میں، اور وہ 1000 کروڑ پر جب آیا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو اسکالرشپ دی جاتی تھی SC STs اور BCs کو، مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں آج بھی اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور میں جب ساری تفصیل پیش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان کو پری میٹرک اسکالرشپ کتنی ہے، پوسٹ میٹرک کتنی ہے، SC ST کو کتنی ہے، تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اکبر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جدوجہد تھی کہ میں بہت کم پوڈیم تک آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں پوڈیم تک آ کر کہنے لگا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی گجرات کی ہے۔ تو راجشیکھر ریڈی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا اکبر صاحب اتنے سخت الفاظ کہ مجھے آپ مودی سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں تو پھر اعلان کریے کہ آج آپ مسلمانوں کو بھی پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، SC STs اور BCs کے برابر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً اعلان کیا، اور وہی اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70 سال کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں مسلمان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی۔ 70 برس کے اس طویل سفر میں ہم نے اپنے ایوان شاہی کو لٹتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنی کھیتیوں کو اجڑتا ہوا دیکھا، ہم نے اپنے محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے ہماری عصمتوں و آبروؤں کو لٹتا ہوا دیکھا۔ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی تھی، لیکن ہماری جدوجہد تھی مجلس کی ایوان اسمبلی میں کہ ہم نے اس ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کی ایک جمہوری جدوجہد کا آغاز کیا، اور اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین چاہے کوئی بھی حکمراں ہو اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھتی ہے اور ان مسائل کو حل کرتی ہے، کروانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس نے بڑے ایک شاعر کو ملک الشورا کا برمانند ریڈی کے دور میں، وینگل راؤ صاحب کے دور میں، اس وقت ملک الشورا کا ایک خطاب بھی دلوایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے جدوجہد مجلس کرتی رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے مسائل کو اپنے سٹیٹمنٹ میں رکھا، لیکن ایک مسئلہ شاید عہدیدار بھول گئے ان کو بتانا۔ یہی تو شکایت ہے ہم کو کہ چیف منسٹر صاحب سنجیدہ ہیں، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں،
लेकिन मैं कहूंगा उनके मातहदीन और जो उनके ऐलान तयक्कुन के बाद जिनको बैकअप टीम की तरह काम करना पड़ता है, ये बैकअप टीम कमजोर है, ये बैकअप टीम में वो कमिटमेंट नहीं है, ये बैकअप टीम चीफ मिनिस्टर के ऐलानात को रूबे अमल नहीं लाती, उसमें नाकाम होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे मुतालबे पर मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि फकीर मुल्ला औकाफी जायदाद है 250 एकड़। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुसलसल मिलकर कहता था, इस ऐवान में भी कहा मैंने कि चीफ मिनिस्टर साहब, पुराने शहर के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला अब जो हो गया है वो कब्रिस्तान का मसला है। मरने के बाद दफन करने के लिए जगह नहीं है, और ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियंस का है, हर मजहब का है। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि पुराने शहर में फकीर मुल्ला की जो दरगाह की जमीन है 250, उसमें से 50 एकड़ खाली है, वो जमीन दे दीजिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा केटी रामाराव साहब का, इन दोनों ने मिलकर रंगारेड्डी कलेक्टर से बात कर 34 एकड़ जमीन पुराने शहर के लोग जो मरते हैं उनके तदफीन के लिए हवाले किया गया, और आज हम उसको डेवलप करेंगे और 34 एकड़ अब मिले हैं और भी मिलेंगे, तो जुमला 50 एकड़ आराजी हासिल होगी मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए पुराने शहर में। यह बहुत बड़ा काम है, कारनामा है, जो इसमें चीफ मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट में उसको जगह नहीं दी गई इन ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से। ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, मशकूर हूं कि उन्होंने यह बहुत बड़ा काम किया। इसमें एक डिस्प्यूट था, यह डिस्प्यूट था कि यह औकाफी जायदाद है, मौकूफा जायदाद है, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि नहीं ये गवर्नमेंट का लैंड है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, वक्फ बोर्ड को अपना क्लेम लड़ने दो, गवर्नमेंट भी अपना क्लेम लड़ेगी, जब तक कोर्ट का जजमेंट आता है ये अनअलॉटेड जमीन को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले करो, वक्फ बोर्ड के नहीं, वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए माइनॉरिटी बरियल के लिए और माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो जमीन हासिल हुई। मैं मुबारकबादी देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि बहुत बड़ा काम जो हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब के जरिए, और तारीख कभी भी इस ऐलान और इस काम को फरामोश नहीं करेगी, और जब कभी भी मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ेगा तो मुसलमान जरूर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को याद रखेंगे और ये कहेंगे कि इतना बड़ा काम किया कि मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ऑन पार विद SC/ST ट्रीट करने के अहकामात को जारी किया। ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ऑन पार विद SC/ST ट्रीट किया जाता है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पे यह किया जा रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चंद्रशेखर राव साहब का, और यह भी कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब यह मुतालबा किया तो उसके साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से, अनीसुल गुरबा रोड वाइडनिंग में चले गई थी। दैट वॉज द ओनली वन ऑर्फनेज existing in Hyderabad. The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anisul Gurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. और वक्फ बोर्ड के पास जाने के बाद, रोड वाइडनिंग में जमीन जाने के बाद, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया, और चीफ मिनिस्टर साहब ने, चंद्रशेखर राव साहब ने अनीसुल गुरबा की 4200 गज जमीन दी है, और अनीसुल गुरबा के लिए जो बाजू में PWD का ऑफिस था उसकी जमीन अनीसुल गुरबा को दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का। यह बहुत बड़ा काम है, यह बहुत बड़ा कारनामा है। और सिर्फ जमीन, अब तक यह रहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जितनी मुसलमानों की औकाफी जमीनें थीं उसको छीना गया और मल्टीनेशनल्स को दिया गया। मैं कहूंगा कि ये पहली हुकूमत है जो छीन नहीं रही है बल्कि वापस दे रही है। तो ये, मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि यह बहुत अच्छा इकदाम है। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि वक्फ बोर्ड में ग्रांट इन एड का प्रोविजन है। इस साल के बजट में 53 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है, और इस ग्रांट इन एड के जरिए
मसाजिद के लिए रमजान के महीने में पैसा दिया जाता है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप ये ग्रांट इन एड के 53 करोड़ का जो पैसा है इसमें इजाफा कर 100 करोड़ दीजिए। आप अगर देंगे उस ग्रांट इन एड के जरिए हम अनीसुल गुरबा की जमीन जो आपने दी है वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को, वहां पर एक अच्छा अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए एक अच्छा रहने का इंतजाम कर सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं। और उस स्कूल के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि 3 साइड उसको मेन रोड है नामपल्ली पर, अगर हम कमर्शियल अगर स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करके रेंट करेंगे तो हमको जरूर 25 लाख रुपया महाना आ सकता है। इसके लिए मैंने 3 महीने मेहनत की और एक अच्छा प्लान बनाया है, ड्राइंग बनाई है, कमर्शियल स्पेस भी बनाया है। उसमें लड़कियों का ऑर्फनेज अलग है, लड़कों का अलग है और एक स्कूल भी है और उसके बाद सेलार में पार्किंग है, डाइनिंग हॉल है और टोटल एक्सपेंडिचर 21 करोड़ का एस्टीमेट आया है। अगर आप वो 21 करोड़ रुपया देंगे तो एक इमारत खड़ी रहेगी और जब तक इमारत खड़ी रहेगी दुनिया आपको याद करेगी और आपके इस काम को कभी नहीं भुलाएगी। हमको ये बुनियादी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की हाईटेक सिटी के पास जो 4 मीनार है वो एक बना हुआ वहां पे मस्जिद आलमगीर है। मस्जिद आलमगीर की जमीन को लैंड ग्रैबर कब्जा कर लिए थे। मैं खुद वहां जाकर लैंड ग्रैबर से लड़कर 1.5 एकड़ जमीन को मस्जिद को हासिल की और शायद मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा होगा कि मैं वहां की कमेटी का प्रेसिडेंट बना, इसलिए कि उस जमीन को बचाना है ताकि मेरी मौजूदगी से कोई लैंड ग्रैबर उस पर ना आए। और मैं कहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद आलमगीरी की मस्जिद जो है वहां पर एक इस्लामिक सेंटर बनाएं। हाईटेक सिटी पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, कई मुसलमान हैं वहां पे, सारे हिंदुस्तान से लोग आकर रोजगार हासिल कर रहे हैं हाईटेक सिटी में। अगर इस मस्जिद में, वहां मस्जिद पुरानी है, उस पुरानी मस्जिद को शहीद कर नई मस्जिद बना सकते हैं। नई मस्जिद के साथ साथ एक इस्लामिक सेंटर बन सकता है, एक स्कूल, हाई स्कूल बना सकते हैं वहां पे। उसके साथ साथ वहां पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं, इस्लामिक सेंटर जैसा दिल्ली में है, एक हॉस्टल बना सकते हैं ताकि कोई भी डेलीगेट्स हाईटेक सिटी को आएंगे तो वो देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में एक इस्लामिक सेंटर है और वो इस्लामिक सेंटर दुनिया को यह पैगाम देगा कि इस्लाम जिहाद का या सिर्फ किसी के नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। यह पैगाम हम वहां से देना चाहते हैं। इसके लिए भी एक बजट बना है, 42 करोड़ का बजट बना है। आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि बहुत पैसा हमारे पास माइनॉरिटी में है, आप ऐसे बिल्डिंग इमारतों के लिए पैसा दीजिए। आज एक ही वक्त में 50 करोड़ नहीं लगेंगे, एक ही बरस में 1-2 करोड़ का काम होगा। 4-5 बरस में ही सही एक बेहतरीन इमारत खड़ी रहेगी। एक निशानी के तौर पर सारे हिंदुस्तान से, सारी दुनिया से जो लोग आते हैं वो हाईटेक सिटी में देखेंगे कि तेलंगाना हुकूमत ने इस्लामिक सेंटर बनाया है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और जो वहां पे रोजगार हासिल कर रहे हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल भी बनाया। तो इस तरीके से ये भी काम हो सकता है। और साथ ही साथ दरगाह बरहाने शाह साहब क़िबला की दरगाह है, उस दरगाह के पास भी 6000 गज अराज़ी है, वहां पर भी एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाए हैं। वहां की कमेटी की तरफ से 50 लाख रुपया वो लोग देने तैयार हैं, जिसमें से 25 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। अगर वहां पर भी एक स्कूल और वहां पर भी अगर एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। दरगाह बरहाने शाह साहब क़िबला है साहब पुराने शहर में, ये बहुत, मैं ये कहूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब आप 200 रेजिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के लिए बना रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप वो रेजिडेंशियल स्कूल्स को बनाने के लिए वक्फ बोर्ड से कहिए कि जितने भी वक्फ बोर्ड के लैंड है वो लैंड्स को आइडेंटिफाई करके आपको दीजिए। अगर बनाना है तो आप उन जमीन पे बना सकते हैं। बहुत सी जायदादें हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि शेखपेट के पास जो नई रोड फिल्म नगर के पास से जाती है नीचे टूम्स के तरफ चौड़ी रोड, वहां रोड पर भी 4000 के करीब या 2000 गज जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, खाली पड़ रही है। एनक्रोचर्स एनक्रोच करना चाहते हैं, जमीन खाली है। मैं ये भी कहूंगा कि रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर A.K. खान साहब was the then पुलिस कमिश्नर
MIM party was successful in getting back the Waqf land. बेगम पेट पर टास्क फोर्स ऑफिस था, हम वो जमीन हासिल करने में कामयाब हुए। वो जमीन टास्क फोर्स के पास थी, वक्फ की जायदाद थी, हम हासिल करें। सर, I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Sahab through you, Honorable Speaker Sir, is that after taking the possession of that Begumpet Waqf land, the Hyderabad Metro Rail wants to take that land on 30 years of lease. Please kindly hand over that land to them. वो जमीन मेट्रो ट्रेन वालों को दे दीजिए, इससे पहले कि कोई लैंड ग्रैबर या कोई औकाफी लैंड ग्रैबर आकर उसको ग्रैब करे और क्लेम करे। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को दे दीजिए, रेंट फिक्स कर दीजिए, उनसे डिपॉजिट ले लीजिए और जितना डिपॉजिट आ रहा है उसी डिपॉजिट से हम इस्लामिक सेंटर, ऑर्फनेज, दरगाह बराने शाह साहब का ये बिल्डिंग उसी पैसे से हम बना सकते हैं। I had a meeting with Hyderabad Metro Train Mr. NVS Reddy. I asked him, I requested him, काइंडली ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, नहीं तो कोई और कब्जा करेगा। ये शादान कॉलेज खैरताबाद के सामने, वहां पर भी औकाफ की जमीन है, लेकिन वो जमीन भी खाली पड़ी है, लोगों की नजर में आ रही है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमको पैसों की जरूरत नहीं है, या पीपीपी मोड में भी हम कर सकते हैं। अगर कोई बड़े स्कूल कॉलेजेस वाले आना चाहते हैं तो हम उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जमीन है, इस जमीन पे आप स्कूल बनाओ। हम चैतन्या वालों से कह सकते हैं, नारायणा से कह सकते हैं कि आप स्कूल बनाओ, 50% आप फीस कलेक्ट कर लो और 50% फ्री मुस्लिम बच्चों को इस बिल्डिंग पे तुम तालीम देना, जिसके जरिए 30 साल की लीज उनको दे सकते हैं, 30 ईयर्स या 50 ईयर्स की लीज दे सकते हैं। ऐसा काम हमको करना चाहिए, लेकिन आज ये काम नहीं हो रहा है और इसके लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलसल जिद्दोजहद करती आई है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि ईद के लिए जो गरीबों में कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, इसके लिए भी काबिल मुबारकबाद इक़दाम है। मैं फिर से कहूंगा कि ये काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रियासत तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव साहब कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी आंध्रा वालों की नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस उठकर लड़ती थी और आज भी मजलिस सारे हिंदुस्तान में जा रही है। महाराष्ट्र में हमारे एमएलए हैं, हमारे और दूसरे स्टेट्स में कॉर्पोरेटर्स हैं हमारे। मैं देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि हमारा स्टेट कहां है, हमारे पास कितने अच्छे स्कीम्स हैं और वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन इरादे नेक हैं, मंसूबे अच्छे हैं, लेकिन उसकी अमलावारी में कोताही हो रही है। उसकी अमलावारी को कामयाबी के साथ हमको करना होगा। शादी मुबारक की स्कीम के ताल्लुक से भी कहूंगा कि तेलंगाना का पहला इजलास हुआ और पहले इजलास में मजलिस ने मुतालबा किया था कि गरीब मुसलमानों की शादियों के लिए इंतजाम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब फौरन उठकर बोले कि बिल्कुल सही बात है, मेरा भी इरादा है, आपका मुतालबा सही है, हम गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम करेंगे। ये शादी का इंतजाम भी किसी रियासत में नहीं हो रहा है, हां राजस्थान में होता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। असेंबली की कमेटी गई थी राजस्थान को, मैं भी था उसमें। वहां पे मैंने देखा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से शादियां होती हैं। तो मैं आकर पलटकर रोशया साहब से कहा, फिर किरण कुमार रेड्डी से कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन चंद्रशेखर राव साहब ने तवज्जो दी और कहा कि हां ये होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस ताल्लुक से। हां, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी दरखास्तें हैं, बहुत सी दरखास्तों को आगे पीछे लेना है, ठीक है, आगे पीछे होता है। कोई नई स्कीम आती है तो नई स्कीम के साथ नए नए मसाइल भी आते हैं, नए नए तकालीफ भी आती हैं। ये जरूर है कि हजारों दरखास्तें हैं जो जिनको देना है। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब 2014 के इस 2000 ये हमारा, माफ करना 2014 नहीं, ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर के खत्म से पहले मार्च 31 मार्च से पहले शादी मुबारक के भी पूरे जो दरखास्तें आई हैं उन सबको भी दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि सब की तरह इनके साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं और इन गरीबों को हमको मदद करना बहुत जरूरी है। मैं आज आपसे ये भी कहूंगा कि मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐवान में यहां कहा था कि उर्दू
बेशक फली फूली है हैदराबाद में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उर्दू का शहदाई हूं, उर्दू का चाहने वाला हूं, उर्दू के साथ इंसाफ करूंगा, एक मीटिंग बुलाऊंगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उर्दू को आज खत्म करने की कोशिश व साजिश की जा रही है। आज उर्दू एक ऐसी जबान है कि उर्दू जबान के जरिए शेर शायरी होती है, और जिस तरीके से अपने दिल के ख्यालात का इजहार उर्दू में हो सकता है, किसी और जबान में इतनी खूबसूरती के साथ नहीं हो सकता जो उर्दू के साथ। लेकिन आज उर्दू को हमको बचाना होगा, और अगर उर्दू को बचाना होगा तो उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा, उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा। अगर उर्दू रोजगार से लिंक नहीं होगी तो उर्दू कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बार बार कहा, आज भी कहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से आप कुछ ऐलान कर देंगे। वो ये है कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, कोई भी महकूमे में, कोई भी डिपार्टमेंट में, उन तकर्रुरात का इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद करवाइए। सिर्फ इम्तिहान ही है। प्लीज कंडक्ट ऑल द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स इन उर्दू। दिस हैज बीन अवर डिमांड। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे यहां पे जो जानते हैं, सहल आसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं। और वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के जरिए मादरी जबान में दूसरी जबान में तालीम हासिल करने और उर्दू अपनी मादरी जबान को सीखने का हक है। लेकिन आज कई प्राइवेट स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। प्राइवेट स्कूल को छोड़िए कि कई सरकारी मदारस में भी आज उर्दू नदारत है। मैं कहूंगा कि जो आप इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल्स जो स्टार्ट करे हैं, इनमें मुसलमान को उर्दू पढ़ने दीजिए, उसके साथ साथ दीनियात की तालीम पर भी उसको तवज्जो देने की जरूरत है। वहां पे ये उर्दू इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल, चीफ मिनिस्टर साहब आपने जो आगाज किया, उसमें कई लोग नहीं आ रहे, क्यों? ये सोच करके वहां पे दीनियात की तालीम नहीं। तो एक टीचर को रख दीजिए दीन की तालीम के लिए, तो उसके जरिए वहां पे वो तालीम भी हो सकती है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अहम मसला है, मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पे तवज्जो देते हुए जरूर एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे कि हर चीज में आप सबसे आगे हैं, ऐलानात और मुसलमानों के साथ इंसाफ में भी आगे हैं, SC ST में भी सबसे पहले, शादी मुबारक में भी सबसे पहले। सबसे बड़ा मसला है सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस अहम मसले को एड्रेस नहीं कर रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप नीट के एग्जाम को उर्दू में कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे। नीट का एग्जाम उर्दू में भी कंडक्ट होना चाहिए। तेलुगु में हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में हम ये पैगाम दे सकते हैं कि तेलंगाना वो रियासत है जिसने सारे हिंदुस्तान में उर्दू मीडियम के पढ़ने वालों के लिए नीट के एग्जाम को उर्दू में भी कंडक्ट करने का मुतालबा किया। ये बहुत बड़ा काम होगा। सिर्फ हमको रिक्वेस्ट करना है, तो उर्दू के साथ इंसाफ करना होगा। उर्दू एकेडमी को तश्कील देना है, हज कमेटी को तश्कील देना है, माइनॉरिटी जो कमीशन है उसका बाइफरकेशन करके माइनॉरिटी कमीशन हमको बनाना है। और मैं कहूंगा आपसे कि अच्छे लोगों को, दियानतदार लोगों को, मुखलिस लोगों को लेकर आइए, चाहे कोई भी होने दीजिए। हमको इस बात की परवाह नहीं है, हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आएं और अच्छे लोग जाकर करें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह भी कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम भी है, 15 पॉइंट प्रोग्राम है जिसके जरिए एक कमेटी बनानी चाहिए, में स्टेट चीफ सेक्रेटरी होनी चाहिए और एक मॉनिटरिंग की एक स्कीम है 15 पॉइंट प्रोग्राम स्टेट लेवल की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की कमेटी होना चाहिए। 15 पॉइंट प्रोग्राम पर आज तक अमलावारी नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं साहब कि आप 15 पॉइंट प्रोग्राम की अमलावारी के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब के मातहत एक कमेटी बनाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी कमेटी थी टू मॉनिटर 15 पॉइंट प्रोग्राम, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उसमें मैं भी मेंबर था। और हम कोशिश करते थे कि जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एलोकेशन आता है, बाज महकूमे जात में कंपलसरी है कि 15% शुड बी स्पेंड ऑन माइनॉरिटीज। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। कोई बड़ा
काम नहीं है, ये भी हो सकता है। और मैं ये भी कहूंगा कि मेरे पास सारे तफसीलात हैं कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, पूरे तफसीलात हैं। देखने के बाद हमको हैरत होती है, 15% भी अचीव करने में वो नाकाम हो गए। डिमोनेटाइजेशन के बाद आज कितना पैसा बैंकों में पड़ा है? वाई आर दीज बैंक्स नॉट लेंडिंग दिस अमाउंट? आप आइंदा एसएलबीसी की जब भी मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कहूंगा कि आप ये सारे बैंकर्स को कहना कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एससी, एसटीज, बीसीज का ब्रेकअप, सेपरेट ब्रेकअप दें और पॉपुलेशन और आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को भी इसमें बैंक से खर्जात दिए जाने चाहिए। लेकिन आज ये लोग नहीं दे रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आज मुसलमानों की पसमानदगी के लिए हर किसी ने कहा कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी हो, चाहे वो कुंडू कमेटी हो, चाहे वो सुधीर कमेटी की भी रिपोर्ट क्यों ना होने दो। इसने कहा है कि मुसलमान पसमानदा है। सुधीर कमेटी के रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को देखिए कि उसने कहा है कि 45.8% मुसलमान किराए के घर में रहते हैं। ड्रॉप आउट लेवल्स मुसलमान के सबसे ज्यादा हैं। तो आज हमको इन सारी चीजों पे गौर करना होगा। उसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब से को आगाह करूंगा और ये कहूंगा कि आप दियानतदार हैं, आप मुखलिस हैं, अपने वादे पर अमल कर रहे हैं, लेकिन 12% तहफुजात जो देने का आपका वादा है, मैं आपके दोस्त होने के नाते आपको आगाह करता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ वादा किया था कहकर जल्दबाजी में इस पे न जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि 12% हासिल करने के जिद्दोजहद में, जुस्तजू में या चक्कर में 4% तहफुजात से हम महरूम हो जाएं। अगर 4% से महरूम हो जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा मुसलमानों का। आज हमको गौर करना है। आज जो लोग कह रहे हैं कि वादा किया, देना है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं कहते कि कैसा देना चाहिए। सिर्फ कहते हैं कि दीजिए। अखबारात सियाह होते हैं, सुर्खियां बनती हैं, अपने दुकानात को चमकाने के लिए हुकूमत पे तनकीद करते हैं, लेकिन उनके पास कोई लाएमल नहीं है जिसके जरिए दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हां, देना चाहिए। वक्त लीजिए, माहिरीन से मुशावरत कीजिए, दूसरे रियासतों का दौरा कीजिए। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बजट के सेशन में लाएंगे। मैं तो कहूंगा बजट नहीं, बजट के बाद के सेशन में भी लाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त लेकर, समझकर, पूरी तरीके से उस पर काम करने के बाद लाइए। ऐसा ना हो जाए कि 12% हासिल करने में हम 4% को खो दें। 4% की वजह से आज बहुत फायदा हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप टेम्पररी जो मुलाजिमीन हैं या एडहॉक या लंप पे जो हैं, उनके सर्विसेज को रेगुलराइज कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने ये लंप में, एडहॉक और ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में जितने लोगों को लाया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है, उसमें 4% भी मुसलमान नहीं है। जब आप रेगुलराइज करेंगे तो आप ये भी देखें कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उस पर भी अमल होना चाहिए। अगर वैसे ही रेगुलराइज हो जाएंगे और 4% मुसलमान को नहीं मिलेगा तो फिर तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमत के परसेंटेज में मुसलमान का परसेंटेज कम हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा तो फिर लोग तनकीद करेंगे और तनकीद के साथ ही साथ सिर्फ आपको निशाना नहीं बनाएंगे। आप जो कह रहे वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को जो रेगुलराइज कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट में 4% रिजर्वेशन अमल नहीं हुआ, इसीलिए जब उसको रेगुलराइज करें इस पर गौर करना चाहिए। वही बात है ना? यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था और कह रहा था। और उसके साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि सबसे अहम मसला जो है उर्दू मीडियम के स्कूल्स का है कि डीएससी होने के बाद में एससी एसटी के जो पोस्ट रिजर्व रहते हैं और वो पोस्ट उनको देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है।
जरूरी है हमको देना, दस्तूर कहता है, लेकिन उसकी वजह से हो यह रहा है कि उर्दू असातिज़ा, उर्दू मीडियम के टीचर्स की जायदादें खाली रह रही हैं, क्योंकि वो सीट्स रिजर्व हैं, उसको डी रिजर्व करना है। हर वक्त ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट से कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, दस्तूरी हक है, नहीं कर सकते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसको आप उर्दू डीएससी सेपरेट कंडक्ट करिए। उर्दू डीएससी सेपरेट कंडक्ट करने के बाद आप 2 महीने में एक और नोटिफिकेशन दीजिए, उसके 2 महीने के बाद और एक नोटिफिकेशन दे दीजिए। कानून के हिसाब से 2 नोटिफिकेशंस के बाद जो जायदादें एससी एसटी के लिए हैं वो ओपन हो जाती हैं। अगर दियानतदार है, ईमानदार है, आंध्रा के हुक्मरान दियानतदार नहीं थे, इसलिए उर्दू के साथ नाइंसाफी करे। अगर एक नोटिफिकेशन आज दिया गया है, सेकंड नोटिफिकेशन आप मंथ ऑफ मार्च में दीजिए, फिर थर्ड नोटिफिकेशन मई में दे दीजिए, खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं और आप उन पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उर्दू मदारस में बच्चों के तालीम मुतासिर हो रही है, टीचर्स नहीं है, यह बहुत अहम मसला है। 2008 से लेकर आज तक क्वालिफाई होने के बाद भी डीएससी कैंडिडेट्स आज सफर कर रहे हैं। यह बहुत अहम मसला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी गौर करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फलकनुमा जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के लिए, सर आई जस्ट टेक सम टाइम सर, फलकनुमा जूनियर और डिग्री कॉलेज के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब आपके कहने पर बेहतरीन प्लान बनाया। डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज की नई इमारत का डिजाइनिंग किया आर्किटेक्ट्स के साथ बैठकर, और अच्छी डिजाइन बनी है। आपने वादा किया था कि करेंगे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मुसलसिल हर वक्त उनसे मिलकर कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप फलकनुमा जूनियर कॉलेज के लिए, आप फलकनुमा जूनियर कॉलेज के लिए 5 करोड़ दे दीजिए। 20 करोड़ का बजट है, 5-5 करोड़ 2-3 साल में लगाएंगे, एक बेहतरीन शानदार जूनियर व डिग्री कॉलेज पुराने शहर में बन जाएगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप इस ताल्लुक से गौर करिए चीफ मिनिस्टर साहब। अगर आप पैसे दे देंगे तो बहुत बड़ा एक डिग्री कॉलेज बन जाएगा, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है, हो सकता है। मैं इसके साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में वादा किया था कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो आराजी है, जो अलॉट हो गई है, ठीक है, रहने दीजिए, करने दीजिए। जो अनअलॉटेड जमीन है, कम से कम वो अनअलॉटेड जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दीजिए। ये अहम मसला है। जब आप अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद कर रहे थे तो आप ही की पार्टी थी जो हाईकोर्ट में गई थी इस मौकूफा जायदाद के लिए और हाईकोर्ट में जीती थी। मैं भी उस मुकदमे में एक फरीक था। जीतने के बाद आप तो जानते हैं, अगर आप वो जमीन देंगे तो हम उस जमीन के जरिए मुसलमानों के रोजगार के मौकों को खोज सकते हैं। बहुत से औकाफी जायदादें हैं। आलेर में है, आलेर में 1200 एकड़ है, चोटुप्पल में है, नलगुंडा में है। मेरे पास लंबी चौड़ी फेरिस्त औकाफी जायदादों की। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक कमेटी बनाइए या फिर आप एक लेजिस्लेचर कमेटी बनाइए। पूरे औकाफी जायदादें जो प्राइवेट या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हैं, उन जायदादों की फेरिस्त बनाकर उस पर हमको काम करना होगा। क्योंकि औकाफी जायदादों का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो औकाफी जायदादों के जरिए हम मुसलमानों की पसमानदगी, उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मिलियंस ऑफ सऊदी रियाल हैदराबाद के रुबात जो मक्का और मदीना में थे, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के पास पड़े हुए हैं और बोगस लोग जाकर क्लेम कर रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जरूरत पड़ी तो आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। मदीना और मक्का में, सऊदी अरब में जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो रुबात के पड़े हैं, हम उनके जरिए हैदराबाद और तेलंगाना रियासत के आजमीन जो हज को जाते हैं, उनके रहने का इंतजाम मक्का मदीना में करा सकते हैं। कोई पैसा हमको देने की जरूरत नहीं है साहब, वहां पैसा रखा हुआ है, उस पैसे के जरिए बनाना है। और मैं ये भी आपसे कहूंगा कि इसके साथ ही साथ बहुत सी औकाफी जायदादें हैं
और इन औकाफी जायदादों की तहफ्फुज़ के लिए आज काम करना होगा कि बहुत सी नाइंसाफियां हुई हैं। कई दरगाह हजरत मखदूम बियाबानी आलोर की 1600 एकड़ है, और फिर शाहराजू हुसैनी खत्ताल की दरगाह की 580 एकड़ है। अली साद आशुर खाना वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, उसकी 510 एकड़ है। जामे निजामिया की जमीन है 500 एकड़। दरगाह हुसैन शाह वली मणिकोना जागीर में जो आपसे कहा 1900। दरगाह हुसैन शाह वली गुंटापल्ली मेदक विलेज में 1400 एकड़ है। आपसे ये भी कहूं, जामिया मॉस्क ये जो ग्रेवयार्ड है इसकी भी मेदक में 100 एकड़ है। जामिया फिर कुतुबशाही मस्जिद चोटुप्पल नलगुंडा में 447 एकड़ है। दरगाह हजरत सिलारे औलिया हफीज पेट 140 एकड़ है साहब। मस्जिद कंबल अली पंजागुट्टा 7 एकड़। दरगाह जमालुद्दीन शाह अंबरपेट वहां पर भी है। कुतुबशाही मॉस्क जो मैंने आपसे जिक्र किया। दरगाह हजरत राजदार खां साहब गच्ची बोली 1.18 एकड़। मीर मोमिन चुक बोडुप्पल 800 एकड़ सर। फकीर मुल्ला दरगाह 250। सनत नगर में 11 एकड़ मस्जिद इब्राहिम की। मस्जिद चोलपल्ली मोइनाबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 188 एकड़। आशुर खाना इमाम कासिम 552.43 एकड़ सर। चंगी चरला 2500। चंगी चरला की जो जेल बनी है साहब वो भी वक्त की जमीन पर है। ये आंध्रा वालों ने बहुत नाइंसाफी की। इनाम एबॉलिशन एक्ट में मुसलमानों की जमीन गई। जागीर एबॉलिशन एक्ट में मुसलमानों की जमीन गई। एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट में मुसलमानों की जमीन गई, और ये औकाफी जायदादें भी हमारी चली गई। अब हमको इंसाफ की उम्मीद है तो आप ही से है चीफ मिनिस्टर साहब। हमको उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे। हम नहीं चाहते कि नया मसला खड़ा हो। हम यही चाहते हैं कि अरे भाई जो जमीन खुली है बची हुई है कम से कम वो तो दे दी जाए। आज हम यही चाहते हैं। मस्जिद अलमास नलगुंडा में 421। निजामाबाद में रेलवे स्टेशन के पीछे जो है वो भी मौकूफा जायदाद है। निजामाबाद के बड़े पहाड़ की दरगाह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वो भी मौकूफा जायदाद है। तो ऐसी कई जायदादों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट का नाम देकर नाइंसाफी की है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, और आखिर में अकबर जी कंक्लूड सर, आई एम जस्ट मेकिंग सम फ्यू डिमांड सर। आई एम जस्ट मेकिंग some few demands and I'll conclude sir। मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले जो फलकनुमा जूनियर कॉलेज का मैंने जिक्र किया इसकी मंजूरी अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर उसके साथ ही साथ अनीसुल गुरबा के लिए भी 21 करोड़ का एस्टीमेट बना है, इसके लिए भी मैं आपसे दरखास्त करूंगा। और फिर इस्लामिक सेंटर के लिए भी एस्टीमेट बन चुका है, ड्राइंग बन चुकी है, उसकी भी मंजूरी दे दीजिए। दरगाह बराने शाह साहब किबला का है मामला, वहां पर भी एक स्कूल बन सकता है। दरगाह बरहाना शाह साहब, और साहब इसके साथ ही साथ हुसैन शाह वली की जगह के बारे में भी कहूंगा, डीएससी के ताल्लुक से भी कहूंगा। हां, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इंग्लिश रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो जाल बिछाने का आप प्रोग्राम बनाए हैं ये बहुत बड़ा एक इकदाम है, इसके लिए मुबारकबादी देता हूं आपको। लेकिन साथ ही साथ आपसे यह भी कहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें कि कितना पैसा इस पर सर्फ होगा। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मेरे हिसाब से करीब सालाना 200 स्कूल्स पर आप जो आज जो स्टेटमेंट दिए, अगर वो स्टेटमेंट 1,25,000 रुपया खर्च करेंगे, अगर हम बच्चों को और उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1000 करोड़ से ज्यादा का सरफा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आज शुरू करें। मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप संजीदगी के साथ देखकर कोई फैसला करें कि ऐसा ना हो कि कोई स्कीम शुरू हो जाए और बाद में बंद हो जाए। मैं आपको यह भी कहूंगा आखिर में, चीफ मिनिस्टर साहब को आप ये ना समझे कि मैं तनकीद कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि नई रियासत है, नए मसाइल हैं, लेकिन मैं आप जब कह रहा था आप नहीं थे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं आप दियानतदार हैं, आप मुखलिस हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके मातहदीन ओहदेदार जो हैं ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, ये लोग काम नहीं करते। आप देखिए कि लोग तनकीद करते हैं 2014 में
1030 का बजट का ऐलान हुआ। टोटल बजट रिलीज 466.01। एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखिए, पहले तो बजट एलोकेशन 1000 का हुआ और उसमें से रिलीज हुआ 466 और ये लोग खर्च करे कितना 287। तो सवाल यह है कि 287 क्यों? ठीक है, हुकूमत जितना देती है पूरा क्यों नहीं खर्चते ये लोग, क्यों नहीं करते? 2015 और 16 में साहब 1160.36 आप बजट का ऐलान करें, रिलीज कितना हुआ 610, स्पेंड कितना हुआ 478.46। अब तक इस साल का बजट में बयान करूंगा, 2016-17 का आपका ऐलान था 1279.95, बजट रिलीज 651.86, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 374.29। तो सवाल यह है कि इतना बजट स्पेंड क्यों हो रहा है, क्यों पूरा नहीं होता आप जो देते हैं? और आज मैं ये भी कहूंगा, आप मीटिंग बुलाइए, 2 लाख एप्लीकेशंस आए हैं खर्च के लिए, जिसमें से सिर्फ 8000 को ये लोग दिए हैं। मां बाकी लोगों का क्या होगा, कैसे होगा? ओवरसीज स्कॉलरशिप, बच्चों के दूसरा सेमेस्टर खत्म हो चुका है लेकिन पैसे नहीं गए। सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी स्कीम है, मैं जैसे ही असेंबली में बोला आप उठकर बोले कि अकबर साहब बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, ओवरसीज हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहिए। सर आज उनके पैसे नहीं है, 54 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, उसमें से कुछ थोड़े पैसे दे दीजिए आप। आपने जामे निजामिया में ऐलान किया कि जामे निजामिया की डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, आज तक वो डिग्री का नहीं आया। ये लोग करते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन सारे मसाइल को देखिए और इन मसाइल को देखते हुए इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता कीजिए। मैं आखिर में आपसे याद दिलाना चाहूंगा कि मैं और असद साहब आपसे मिले थे, आपने बजट में 8 करोड़ रुपया मक्का मस्जिद के लिए दिया था। वहां मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा है, जानेमाजें गीली हो रही हैं, कैमरास नहीं चल रहे हैं। आप 8 करोड़ देने के बाद भी मक्का मस्जिद में काम नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब 8 करोड़ आप दिए, आज तक काम नहीं हुआ, कैमरास नहीं चल रहे हैं, पानी टपक रहा है, 3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी गई वहां के अमला को। आप बताइए, ये लोग आज इनको काम करना चाहिए लेकिन काम नहीं करते। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मुसलमानों को इंसाफ की उम्मीद है तो आपसे है। सर आखिर में मैं कहूंगा, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंसिंग जो कॉलेजेस है, जो आपसे मिले वक्त भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करा था, बाज लोग मिलकर सेल्फ फाइनेंस के जरिए चला रहे थे, अब नहीं दे सक रहे हैं। वो जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस उर्दू मीडियम के बंद हो जाएंगे। करीब 3-4 करोड़ रुपए अगर दे देते हैं तो मौजूदा कॉलेजेस चलेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पैसा है, कड़ियम श्रीहरि साहब के डिपार्टमेंट को दे दीजिए, उसके जरिए वो जूनियर डिग्री कॉलेज चल सकते, नहीं तो वो बंद हो जाएंगे। कड़ियम श्रीहरि साहब जानते हैं इस मामले को। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपके स्टेटमेंट का पेज नंबर 4 जो आपका है, लास्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने कहा कि इट इज अ फैक्ट नोन टू वन एंड ऑल दैट दलित क्रिश्चियंस टेकन अप एजिटेशन फॉर SC status. We have solved this problem after formation of our government. We have passed a categorical directives to the officials to continue SC status to the Dalit Christians. Sir, I would like to remind that, sir, a resolution was moved in Andhra Pradesh Legislative Assembly for treating Christian Dalits and giving them the status of SC. Sir, that time I had intervened in between and I requested the then Chief Minister, Mr. Rajshekar Reddy Saab, and I said, sir, why only Christians? A Dalit, if he converts to Muslims, he should also get the scheduled class status. तो मैं आपसे कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब, जिस तरीके से एक दलित क्रिश्चियनिटी कबूल करता है तो उसको SC स्टेटस दे रहे हैं, तो अगर कोई दलित अगर मुस्लिम या इस्लाम को कबूल करता है तब भी उसका शेड्यूल कास्ट स्टेटस शुड कंटिन्यू। यह अहकामात आप दीजिए। आंध्र प्रदेश असेंबली में रेजोल्यूशन लिए थे, हम लेके मरकजी हुकूमत को दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से भी जरूर
आप ऐलान करेंगे और भी बहुत से मसाइल हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि आप संजीदा हैं, आप कर रहे हैं और आप जब भी हम जाते हैं बराबर आप हमारे मसाइल को सुनते हैं और उस पर तवज्जो देते हैं। बहुत आपने काम किया है, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप मुसलमानों का ताउन करेंगे और मुसलमान आपका भी ताउन करते रहेंगे और हम भी आपके साथ हैं। हम सब मिलके 70 बरस की नाइंसाफी को इंसाफ में बदलेंगे और एक सुनहरी तेलंगाना सिर्फ तेलंगाना का नहीं बल्कि सुनहरी तेलंगाना एससीज का होगा, सुनहरी तेलंगाना बीसीज का होगा, सुनहरी तेलंगाना एसटीज का होगा, सुनहरी तेलंगाना मुसलमान का होगा, सुनहरी तेलंगाना क्रिश्चियन का होगा, सुनहरी तेलंगाना सबका होगा। ये हमको आपसे उम्मीद है। स्पीकर साहब, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया साहब। शकील गाరు